समझ गए? ठीक है, तो ये टोटल 7 पॉस्टुलेट हुए। 8वां है द नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स, द नंबर एंड the number and kind of atoms in a given compound is fixed. The number and kind of atoms in a given compound is fixed. किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स होंगे और उनकी जो टाइप है वो क्या होगी, वो फिक्स रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9th देखिए, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन atoms of different elements combined in small whole numbers to form compounds, small whole numbers to form compounds. ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है यानी कि केमिकली कोई दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाने के लिए, या कार्बन जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तो जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो कार्बन एक अलग एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट हो गया, तो उनके जो एटम्स जुड़ेंगे वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होंगे। ऐसे नहीं कि उसके 50,000 एटम्स और उसके भी 50,000 एटम्स, ऐसे नहीं, स्मॉल अमाउंट में जुड़ेंगे और होल नंबर होगा। होल नंबर का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर एक नंबर होगा, मतलब ऐसा होगा कि भाई 10 एटम्स जुड़ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 10.2 एटम्स जुड़ गए या 11.3 एटम्स जुड़ गए, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, वो पूरे एटम्स जुड़ेंगे तो होल नंबर में, और स्मॉल अमाउंट होगी, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा एटम्स सारे के सारे वो जुड़ गए। इसका तो एक रीज़न है, डिटेल में कभी एक्सप्लेन करूँगा, अभी रहने दो, पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो एटम्स के बारे में और डिटेल में समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट लिखें पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स atoms of the same elements can combine in more than one ratio combining more than one ratio to form more than one compound. To form more than one compound. Atoms of the same elements. तो सेम एलिमेंट्स के जब एटम जुड़ते हैं तो वो एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके के रेशो में जुड़ सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें ऑक्सीजन का, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तो हम ये देखेंगे ऑक्सीजन जो है, जब भी आप किसी रिएक्शन में देखेंगे, अभी तक आपने रिएक्शंस वगैरह कुछ नहीं देखे, हम जब आगे रिएक्शंस में देखेंगे तो जैसे ऑक्सीजन होता है O, तो O के आगे 2 लिखा रहता है,
O के नीचे यहाँ सब्स्क्रिप्ट में 2 लिखा रहता है, तो 2 का मतलब है कि ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम। अच्छा, फिर कभी कभी आप देखेंगे O के नीचे 3 भी लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन के 3 एटम, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, और ये होता है ओजोन, है ना, ये ओजोन होता है। और 1-2 रिएक्शंस 9th में तो नहीं, 10th क्लास में आएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ O लिखा हुआ है और वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट का मतलब होता है अमृत, और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन गैस है ही। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब किसी इंसान का कुछ बहुत बड़ा मेजर कोई ऑपरेशन हुआ होता है, और बस ये होता है, कहते हैं ना कि वो लाइफ सपोर्ट पर है, अभी वेंटिलेटर पर है, तो वो जो वेंटिलेटर सपोर्ट जो होती है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें ऑक्सीजन में जरा सा भी कोई और कंटेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए ताकि उसका हार्ट प्रॉपर्ली काम करता रहे। और बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें जब इंसान वेंटिलेटर पर होता है तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो उसकी जान बचा लेती है, इसीलिए उसको नेसेंट बोला जाता है, क्योंकि वो अमृत है। कहते हैं अमृत पीने से इंसान जिंदा रहता है, इंसान बच जाता है, तो इसीलिए इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। तो इसके 1 या 2 रिएक्शन ही होंगे जो आप 10th क्लास में देखेंगे, ज़्यादातर रिएक्शन O2 के होंगे, 1 या 2 रिएक्शन O3 का होगा। तो तीनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि यहाँ O के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन का केवल 1 एटम है। यहाँ O के नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 एटम है। यहाँ O के नीचे 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 एटम है। इसका मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग रेशो में जुड़ सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ने की बात करेंगे तो H2O ही बनेगा वाटर को बनाने का और कोई तरीका नहीं है। हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 2 और एटम होंगे। एक ये आ जाता है कि नहीं, हमने तो सुना है कि H2O2 भी होता है, वो जो H2O2 है अगेन वो वाटर नहीं है। H2O2 दिखने में वाटर जैसा लगता है लेकिन वो वाटर नहीं है, उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। जब किसी को कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, कान से सुनना बंद हो जाता है और वो जब ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो ईयर स्पेशलिस्ट सबसे पहले उसको लिटाकर उसके कान के अंदर H2O2 डालता है। H2O2 की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है वो किसी भी चीज़ पर अगर गिरेगा, मान लीजिए एक कोई ग्लास है उसमें शुगर पड़ी हुई है, तो अगर हमने उस शुगर के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को डाल दिया तो वो उस शुगर को लेकर और उबल कर बाहर निकल आएगा। उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बाहर निकल आएगा। तो इसलिए अगर कान के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल, कुछ भी कचरा या कोई भी ऐसी चीज़ चली गई, कोई लोहे की पिन चली गई, कोई चीज़ चली गई जिससे हियरिंग लॉस हो गया है, तो जो ENT स्पेशलिस्ट है वो सबसे पहले H2O2, बहुत सस्ती सी छोटी सी शीशी आती है उसकी, कि वो कान में डालता है, वो जो भी अंदर कुछ भी है वो निकल कर बाहर आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि अब इस पर कॉटन लगा कर रखना और 2 दिन बाद मेरे से मिलना, कुछ दवा लिख देते हैं। और 2 दिन बाद अगर बंदा कहता है कि हाँ मेरे को सुनाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कुछ और देखते हैं कि भाई कोई और प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है अगेन H2O2 है लेकिन वो कंपाउंड अलग बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। तो एक जैसी प्रॉपर्टी वाली चीज़ बनाने के लिए, यानी कि एक जैसा कंपाउंड बनाने के लिए अगर हम एक ही एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसको अलग अलग रेशो में यूज़ करा जा सकता है, ठीक है ना। ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया इसका। ये 10 पोस्टुलेट्स हैं, इन 10 में से कोई 6 भी याद रह जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। एग्जाम में वो 10 के 10 पोस्टुलेट आपसे नहीं पूछेंगे, इतना बड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं आता है पेपर, ठीक है। चलिए जी, ये करेंगे। यहाँ तक ऑनलाइन वाले बता दें, क्लियर है सभी को? हाँ जी, हाँ दोबारा बता रहे, बता दो भाई। रुद्रा, शिवी, तनिष्क, यशवी, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, हाँ बताओ सर। हाँ जी, थर्ड टॉपिक जो है वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से देखिए। कौन सा थर्ड वाला करें? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही। ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये शुरुआत में डाल्टन ने ये अजम्पशन के तौर पर सजेस्ट करा। उसने सजेस्ट करा जैसे शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की, और फॉर एग्जांपल आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा एक सब्जेक्ट है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना होगा बहुत, ठीक। अभी आप 9th में 2-3 साल का आपका स्कूल रह गया है, जब आप 12th में पहुँचेंगे तो 12th में पहुँचते ही कि भाई किधर जाना है, आगे क्या करना है, आगे ये डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो मैं मशीन लर्निंग, मेरे को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग में जाना है, कोई बोलेगा मेरे को AI में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये चीज़ें आजकल ना धीरे धीरे नई डेवलप हो रही हैं, ये नई डेवलप हो रही है। आज आप जो सीखोगे, आपसे 10 साल बाद आने वाले बच्चे या 15 साल या 20 साल बाद आने वाले बच्चे वो कहेंगे अरे ये तो 2023 की बात है, ये ऑब्सोलीट हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। 2040 में 50 में आ जाओ, है ना, तो ये क्या बेकार की चीज़ें बता रहे हो। तो ये जो एजम्पशंस हैं ये तब की हैं जब शुरुआत हुई केमिस्ट्री की, तो डाल्टन ने सजेस्ट करा कि भाई ऐसा 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 हो सकता है,
ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर गोल्डस्टीन आया, फिर जेम्स चैडविक आया, इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें बोली, जैसे ये है ना कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। अभी ये भी गलत है, अभी ये भी गलत है, क्योंकि एटम को डिवाइड करा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। 12th क्लास में पहुँचोगे एक और चीज़ पता चलेगी, मीसॉन। मीसॉन भी होता है, छुपा हुआ बैठा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। उसका जो मास है वो भी नेग्लिजिबल होता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो ये कहा गया, आज भी हम ये पढ़ते हैं, जब आप 12th में पहुँचोगे केमिस्ट्री में आप ये चीज़ पढ़ेंगे कि आज भी न्यूक्लियस के अंदर वाली जो चीज़ें हैं उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि जनरली बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, भाई ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन है और इसके अंदर न्यूट्रॉन भरेगा, बस चलो जी आगे चलो। फिर सेमीकंडक्टर थ्योरी में पता चलता है कि नहीं, मीसॉन भी है इसके अंदर। तो साइंटिस्ट्स ने ये सजेस्ट करा कि भाई न्यूक्लियस एक इतना वास्ट फील्ड है ऐसा कि आप खुली आंखों से देख नहीं सकते, और ये कहते हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है उसमें 3 तरीके की एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। एक एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी, बॉल को पकड़ा छोड़ दिया, ज़मीन पर ही आकर गिरेगी, है ना, तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। दूसरी जो फोर्स है वो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, चिपक जाएंगे, ठीक है। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। और इसी फोर्स में कहीं ना कहीं आपकी मैग्नेटिक फोर्स भी आ रही है। मैग्नेट आपने देखा होगा कि मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को नॉर्थ पोल अगर नज़दीक लाएंगे वो रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ के पास लाएंगे तो वो खिंच जाएगा, वो अट्रैक्ट करेगा। और जो तीसरी फोर्स है जो दुनिया की, पूरे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर फोर्स है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। वो न्यूक्लियर वेपन्स का जो धमकी देते रहते हैं कंट्रीज, एक कंट्री दूसरे कंट्री और न्यूक्लियर वेपन है मेरे पास, फोड़ दूंगा, ठीक है। तो वो दूसरा वाला बोलता है कि फोड़ दे तू खुद भी तो फूटेगा, है ना। तो वो धमकी है बस कि मैं कर दूंगा। तो करता कोई है नहीं, क्योंकि पता है भाई ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। आप दूसरे को मार रहे हो, किस लिए मार रहे हो, ये दिखाने के लिए ना कि हाँ मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है, तेरे को मार दूंगा, मैं राज करूँगा, ठीक। तो राज ही क्या करेगा, तू भी खत्म हो जाएगा। तो वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा फोर्स है और सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्स है, और वो कितनी वास्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो रिसर्च आज भी चल रहा है। तो इस वजह से ये कह दिया गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मीसॉन का पता है जो उनके अंदर छुपे हुए हैं। हो सकता है कोई आगे आने वाले टाइम में 10-20 साल बाद हो सकता है आपके जब बच्चे होंगे वो कहेंगे नहीं पापा आपको कुछ पता ही नहीं, है ना, ये तो दूसरे ज़माने की बात होगी, तो पढ़े लिखे भी हो गई। ये चल रहा है आजकल। तो ये चीज़ है कि ये शुरुआत में एजम्पशंस होती हैं, और एजम्पशंस के बाद में फिर धीरे धीरे उनके रूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जी आगे चलते हैं। आप लोगों की वो होती है ना पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आप जाते होंगे। मेरे भाई की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी, और उस दिन बाबा जी आए थे। बाबा जी ग्रैंडफादर समझते हैं ना, आजकल दादू बोलते हैं ना सब लोग, इसलिए बाबा जी, है ना। तो बाबा जी आए, बाबा जी हमारे धोती कुर्ता पहनते थे। तो जैसे ही रोड के पास पहुँचे तो भाई क्या बोलता है, रोड क्रॉस करनी आती है, इतना सा कहता रोड क्रॉस करनी आती। बाबा जी कहते भाई आती तो नहीं है, तुम सिखाओगे तो जरूर सीख जाएंगे। हाँ तो जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करना है, पहले लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है, और अगर दिखाई दे कि कुछ नहीं है तभी आगे बढ़ना है ना। अच्छा नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर बुढ़ा बाबा मारेगा। सिखा देते बच्चे को कुछ भी कि अगर रोड पर ऐसी पागलों की तरह दौड़ोगे तो बुढ़ा बाबा आ जाएगा और पिटाई कर देगा। तो ऐसे ऐसे बस बच्चे क्या क्या सिखा देते। चलिए जी एटॉमिक मास पढ़ाया आपको स्कूल में, एटॉमिक मास। अच्छा एक काम करिए जरा, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट नहीं वो फिनिश ही कर देंगे, तो स्टार्ट करो।
बता रहा हूँ। सिलेबस में है एक तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये दोनों तरीके के हमने कर लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। रिवाइज कर लेना, अभी जब फिजिक्स रिवाइज करवा रहा था उससे पहले यही करवाया था। उसके बाद देखिएगा फिर है केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। यही है बस, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। कुछ कह रहे थे? खड़ी करिएगा, सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। Symbols of some common elements. हाँ है। अच्छा मैं भी मैसेज करूँ। यहाँ लिखेंगे इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट इधर लिखेंगे सिंबल। हाइड्रोजन का सिंबल H, दूसरा है हीलियम। हीलियम का सिंबल He। लिथियम का सिंबल Li। बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल Be। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ। बोरोन का सिंबल B। कार्बन का सिंबल C। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। क्लोरीन F। नियॉन Ne। सोडियम Na। मैग्नीशियम Mg। एल्यूमिनियम Al। फ्लोरीन Fe। आ रही है नहीं? हाँ बेरिलियम एलिमेंट।
बोरोन की क्या है? अरे बोरोन की तो बताओ। सर हार्ड होता है, अभी सभी की बताऊंगा। ठीक है, हाँ हार्ड होता है, हार्ड होता है, हार्ड। चलिए ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। सिलिकॉन ऐसा ही। फास्फोरस पी। ठीक है, अभी इतना ही नोट करिए। ठीक है, बाकी सिंबल्स जो है वो अगली क्लास में करते हैं, और फिर एटॉमिक मास क्या होता है वो भी देखेंगे। तुम में से किसी बच्चे का ना कंपास विद पेंसिल कहाँ रह गया था? ये जो चेयर है, चेयर के अंदर जो ये जगह बनी हुई है रखने, मैं देता हूँ, अभी बता देना किसका है।